लोकसभा चुनाव अपने पूरी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहा है और सीकर की जनता का मिजाज क्या है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वर्तमान में सांसद जो हैं सीकर से सुमेधानंद सरस्वती जी, वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही बात करें। उनकी जनसभा की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। लंबा पूरा दिन भर का उनका जो पूरा शेड्यूल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अ, सुमेधानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। महाराज जी, कैसा चल रहा है जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार है? सही अच्छा कैंपेन चल रहा है। जिस दिन से टिकट मिली थी उसी दिन से मैं क्षेत्र में हूँ और लोगों में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता एकजुट होकर के जुटे हुए हैं कि भाई हमें इस बार जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है। तो पूरा का पूरा संगठन और पूरा का पूरा आम आदमी जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अब आजकल तो जो दिनचर्या है वो पूरी बदल जाती होगी इस वक्त में तो महाराज जी की वजह से। लगातार जो एक सांसद के तौर पर आप कार्य करते हैं और अब प्रचार में जिस तरीके से सुबह से लगना पड़ता है, क्योंकि हम सुबह आए थे उसी वक्त आपका जो काफिला है वो निकला, तब से आप लगातार कर रहे हैं। शाम हो गई है और रात तक मुझे लग रहा है चलेगा ऐसे ही। दिनचर्या में कुछ परिवर्तन होता है। वैसे मैं 5 घंटे सोता हूँ। दिन में आराम करने की मेरी आदत बचपन से नहीं है। पहले मैं 11 बजे सो करके 4 बजे उठ जाता था। आजकल रात को 1 बज जाता है तो 3-4 घंटे सो लेते हैं। ये एक अंतर है। थोड़ा सा साधना, उपासना, व्यायाम, योग उसके लिए कुछ समय कम मिल पाता है। फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि बिना उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता है। मानसिक दृष्टि से भी उसका लाभ होता है। तो लेकिन कोई विशेष परिवर्तन मेरे उसमें होता नहीं है। मैं भागदौड़ मेरी उतनी पहले रहती है, इतनी अब ये कि कैंपेन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भागना पड़ता है। सुमेधानंद जी, मैं यहाँ की लोकसभा समीकरण आपके उसके मैं उन चीज़ों पर आऊँ क्योंकि लोगों की बहुत दिलचस्पी है सनातन को लेकर भी, क्योंकि आप एक उसके भी ध्वजवाहक हैं, एक सांसद, एक प्रतिनिधि तो आप हैं ही हैं। ये जो चेंज हुआ, एक योगी की तरह पहले आप नॉर्मल जीवन जी रहे थे, फिर संन्यास आपने जो ग्रहण किया, ये कैसे हुआ? मन परिवर्तन कैसे हुआ है? देखिए, मेरा जीवन का उद्देश्य है सेवा। सेवा की दृष्टि से ही मैंने गृह त्याग किया था। राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी रहे हैं उनको मैंने पढ़ा और वो मेरे आदर्श रहे। महर्षि दयानंद मेरे आदर्श रहे। स्वामी उमानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, ये लोग मेरे आदर्श रहे हैं। और बिस्मिल का एक भाव था कि देश का नागरिक शिक्षित और संस्कारित हो। ये जब मैंने उनको पढ़ा, उनकी आत्मकथा को, तो मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि हम अभी देश शिक्षित नहीं है और संस्कारित नहीं है तो हमें काम करना चाहिए। तो मैंने निश्चय किया कि मैं पूरा जीवन इसमें लगाऊंगा और मैंने मेरे जीवन के 40 साल उस काम में लगाए हैं। एजुकेशन संस्थाओं में जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, योग मेडिटेशन सिखाना, उनको कुरीतियों से दूर रखना और आम आदमी को संस्कारित करके उनको कुरीतियों से दूर रखना महर्षि दयानंद का भी विज़न था, उनका भी एक निश्चय था। वही निश्चय मैं उस पथ पर चला। लेकिन सेवा के प्रकल्प के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका मैसेज आया कि भाई आप एक बार अहमदाबाद आइए। मैं जाकर के मिला और यहाँ पार्टी ने मुझे कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो एक बार तो मन में ये भाव आया कि ये राजनीति में बड़ा विकृतियाँ हैं, लेकिन मोदी जी ने भी और सब लोगों ने कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि समय देने वाला व्यक्ति और जिसकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है वो पूरा समय दे सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने फिर निश्चय किया कि मैं राजनीति में सक्रिय हुआ और 10 साल की राजनीति में मैं इससे संतुष्ट हूँ। वो गरीब आदमी, पीड़ित आदमी जब मेरे पास आता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ तो उसकी आत्मा को कितना सुख मिलता होगा। एक समाज सेवा के रूप में हम अधिकारी को फ़ोन करते हैं, उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना एक जनप्रतिनिधि के रूप में टेलीफोन जाता है किसी कार्यालय में, दफ्तर में, किसी सामाजिक दृष्टिकोण से। तो मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि पब्लिक में वो आदमी जो कहीं पहुँच नहीं पाता था वो मेरे पास पहुँचता है और उसके काम होते हैं। एक बात, क्योंकि हम आपकी जनसभा भी लगातार देख रहे हैं और एक वेशभूषा एक अहम किरदार है आपके व्यक्तित्व का। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब हम बाहर जाते हैं तो अब जो विश्व की दृष्टि है वो कैसे बदली है। जब आप अब इस परिवेश में जब आप वहाँ जाते हैं तो क्या आप पाते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर भी? देखिए, मैं पहले भी जब सांसद नहीं बना था उससे पहले भी मैं अनेक बार विदेशों में गया और उस समय भी मेरा एक ही उद्देश्य होता था कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को, वैदिक कल्चर को, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, इनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, हम उन तक पहुँचाएँ। दुनिया आज शांति की प्रतीक्षा में घूम रही है।
और मैं वहाँ जब गया हूँ और वहाँ मैंने बातें कही हैं तो लोग बहुत सेटिस्फाइड होकर के, हजारों आदमी मेरे से जुड़े रहे हैं। तो ये एक जीवन का उद्देश्य, ध्येय मेरा ये था कि महर्षि दयानंद का उद्देश्य था कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन पवित्र हो, ऐसे लोगों का निर्माण होना चाहिए दुनिया में कहीं भी हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये जो हमारी वेशभूषा है, ये जो भगवा कलर है, ये त्याग, ज्ञान और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोगों को तो इससे बहुत आपत्ति है। अगर विपक्ष वालों की बात करें तो वो तो इस पर बड़ी आपत्तियां करते हैं। देखिए, आपत्ति तो एक स्वभाव है लोगों का कि वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि संन्यास क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। जो नहीं समझेंगे उनके चश्मा ऐसा लगा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है। नारायण सरस्वती जी के साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जनसभा की शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है। आप महाराज जी मिल सकते हैं तमाम जो लोग हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा स्केड्यूल पूरा दिन भर का यहाँ पर जो है वो रहता है। महाराज जी, समर्थन तो पूरा मिल रहा है तमाम लोगों का यहाँ पर? सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हर छोटे छोटे गांव में अभी एक छोटी सी डाणी है। इस डाणी के अंदर ये लोग, आज फसल का टाइम चल रहा है, 1,000 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद लोग 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये एक स्वाभाविक बात है। तो तमाम लोगों के साथ मुलाकात जो है वो सुमेधानंद सरस्वती जी यहाँ पर कर रहे हैं। और एक गांव है, एक ढाणी है, यानी कि हर एक क्षेत्र को छूने की जो कोशिश है आज तारीख होगी 9, वो यहाँ पर की जा रही है। और उन्हें सुनने के लिए तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारत को नए विक्रम संवत 2। तो महाराज देखा हमने, बड़ा जन समर्थन यहाँ तो अच्छा मिल रहा है आपको? हाँ, प्रत्येक गांव के अंदर मुझे जन समर्थन मिल रहा है। और इस बार एक विशेष बात है कि आज़ादी के बाद 52 से इलेक्शन शुरू हुए और 52 से लेकर अब तक बैलेट पेपर में और ईवीएम मशीन में कांग्रेस का हाथ होता था। लेकिन इस बार उन्होंने कम्युनिस्टों से समझौता कर लिया तो हाथ नहीं है। तो कांग्रेस का जो नीचे का कार्यकर्ता है बहुत दुखी है और वो मुझे सीधा समर्थन दे रहा है। अगर मुद्दों की यहाँ पर बात करें, आपने उसका जिक्र भी कर दिया कि कांग्रेस ने हाथ यहाँ पर पीछे खींच लिया है। इंडिया अलायंस के जो तमाम लोग हैं या फिर जो विपक्ष है वो दावा कर रहा है कि इस बार हम इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर जो है वो बीजेपी को यहाँ पर हराएंगे। नहीं, इकट्ठा की स्थिति ये है कि क्योंकि दोनों पार्टी चुनाव लड़ती रही हैं। यदि कम्युनिस्ट चुनाव नहीं लड़ते तो वो कहते इकट्ठा थे। भाई, कम्युनिस्ट भी 2014 में यही अमरा राम जी चुनाव लड़े, मेरे सामने जाट साहब चुनाव लड़े, 2019 के अंदर सुभाष महरिया कांग्रेस से लड़े और यही अमरा राम जी भी चुनाव लड़े। अब सुभाष महरिया हमारी पार्टी में वापस आ गए तो मुझे और ताकत मिलेगी, क्योंकि सुभाष महरिया भी 2-3 बार यहाँ प्रत्याशी रहे हैं। उनका भी अपना एक कार्यकर्ताओं का एक प्रभाव है, तो वो हमारे साथ है। तो आज ऐसी स्थिति में कि जब सुभाष महरिया मेरे साथ है और कांग्रेस यहाँ पर है नहीं कहीं, तो कम्युनिस्ट कहीं टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कम्युनिस्टों के पास में केवल धरने प्रदर्शन के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। अब अगर राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, आपने, क्योंकि इंडिया अलायंस का पूरी तरीके से जिक्र हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से अपना घोषणा पत्र जो है वो भी लाया गया। अब वो जाहिर है क्योंकि सब इनके साथ गठबंधन में है तो उनका घोषणा पत्र यहाँ भी होता है। उनका कहता है ये न्याय पत्र है और ये न्याय करेगा जो पिछले 2014 के बाद से जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उस घोषणा पत्र को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो घोषणा पत्र पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की कि घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। उसमें जो समत्व का भाव होना चाहिए वो समत्व का भाव नहीं है। वहाँ उनकी एक खीज सी दिखाई देती है, जैसे वो विक्षुब्ध से दिखाई देते हैं। पूरे घोषणा पत्र के अंदर जो समता का भाव, समत्व का भाव, प्रेम का भाव, आम आदमी के विकास, डेवलपमेंट का भाव, वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो केवल मात्र एक रिएक्शन है और रिएक्शन से कभी भी काम नहीं होते हैं। आप रिएक्ट होकर के कोई बात करेंगे उससे काम नहीं होते हैं। आप अपनी योजना बताइए क्या है। पहली बात तो उनके पास में नेतृत्व नहीं है कोई। आपका पूरे का पूरा ग्रुप बैठ करके, इंडिया बैठ करके ये तो तय करे, तो इनके पास कोई विजन नहीं है। कम से कम देश को तुम ये दीजिए, बताइए कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम क्या करोगे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा कौन नेता होगा, तुम्हारा क्या प्रभाव होगा। ये कहीं भी उनके पास में कुछ नहीं है। तो दिशा विहीन जो एक जिसको न्याय पत्र कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो तो दिशा विहीन एक तथ्य है, एक परिपत्र है। कोई किसी प्रकार का उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स ली या और कोई नहीं है, उसमें कुछ सारी नहीं है कहीं भी। 2019 से जीत कितनी बड़ी हो सकती है इस बार आप? मेरा विचार ये लगता है, मुझे जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है कि
2024 के अंदर 19 और जो 14 का था उससे अधिक समर्थन मिलेगा। और सीटें कितनी होंगी इस बार राजस्थान की? सीटें हमारी, मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो सीटें हैं वो सीटें हमारी 25 की 25 सीट आएंगी, कोई संदेह नहीं इसमें किसी प्रकार का भी। शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। सुमेधानंद सरस्वती जो कि सीकर से इस बार जो है उम्मीदवार भी हैं और वर्तमान सांसद भी हैं, जो दावा यही कर रहे हैं कि हम जीत हमारी जो है वो एक बार फिर से पक्की होगी। 25 की 25 सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं और सीकर सीट मजबूती के साथ इस बार हम जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, सीकर।